अंतिम पीरियड था। मैं 12वीं क्लास में पढ़ा रही थी। तभी हाथ में रजिस्टर लिए हुए कमला ने क्लास में रूम में प्रवेश किया। वो जल्दी में थी। आते ही बोली, मैडम जी जल्दी से साइन कर दीजिए, छुट्टी से पहले मुझे और भी कमरों में ये आदेश घुमाना है। मैं बोली, बिना पढ़े कैसे साइन कर दूं? अरे इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं है, छुट्टी के बाद रुकना है, प्रधानाचार्य जी ने आदेश दिया है, वह मीटिंग लेंगे। मैंने सरसरी निगाह से आदेश पंजिका में लिखे आदेश को पढ़ा और हस्ताक्षर कर दिए। सोचने लगी, आज घर जल्दी जाना चाहती थी, पर अब देर से पहुंचूंगी। छुट्टी के बाद जब मीटिंग हॉल में पहुंची तो देखा कि प्रधानाचार्य जी की कुर्सी के पास ही दूसरी कुर्सी पर एक नव युवती, उम्र यही कोई 30 वर्ष के लगभग, बैठी हुई है। तीखे नाक नक्श, सौम्य वेशभूषा और चेहरे पर उदासी लिए हुए गंभीरता, कुल मिलाकर ऐसा आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। प्रधानाचार्य जी औपचारिक संबोधन के तुरंत बाद बोले, ये हैं अपर्णा, जीव विज्ञान प्रवक्ता, मुरादाबाद से स्थानांतरित होकर आई हैं। 2 महीने से इनकी प्रतीक्षा थी। इस कॉलेज में इनका स्वागत है। कल से ये हमारे बीच उपस्थित रहेंगी। धीरे धीरे विद्यालय के तौर तरीके समझ जाएंगी। इसके लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। सुगंधा जी, आप इन्हें इनका टाइम टेबल दे दीजिएगा। मेरी ओर देखते हुए प्रधानाचार्य जी बोले, जी सर, मैंने उत्तर दिया। कुछ और आवश्यक विषयों पर संक्षिप्त निर्देश देकर प्रधानाचार्य जी ने मीटिंग जल्दी ही समाप्त कर दी। दूसरे दिन कॉलेज पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपर्णा को बुलाकर उसका टाइम टेबल नोट कराया। धीरे धीरे अपर्णा के साथ मेरा मेल मिलाप बढ़ने लगा। ना जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसके साथ मेरा आत्मीयता का संबंध हो गया। आइए दीदी, खाने का समय हो गया है। मध्यावकाश में उस प्यारी सी लड़की ने अपनी लैब से मुझे पुकारा। उसका दीदी कहना मुझे बड़ा सुखद लगा, अन्यथा सभी मुझे मैम कहकर ही पुकारते थे। उस दिन मैं खाना नहीं लाई थी। उसकी रोटी खाकर उसे भूखा क्यों रखूं? ये सोच ही रही थी कि वह समझ गई और बोली, कोई बात नहीं दीदी, आइए ना, आधा आधा ही बांट कर खा लेते हैं। अभी के लिए काफी है, बाद में चाय के साथ कुछ मंगा लेंगे। मेरा और उसका छठा वादन खाली था। उसने खुद ही कमला को बुलाकर चाय के साथ लाइट स्नैक्स मंगा लिया और मेरे पास परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गई। एक चाय उसने कमला को भी पकड़ा दी। मैं पैसे देने लगी तो बोली, नहीं दीदी, आज पहला दिन है, आज तो आप मेरी तरफ से चाय पीजिएगा, और धीरे से मुस्कुरा दी। अपर्णा पहले ही दिन से मेरे मन में बस गई। सूरत तो मोहिनी थी ही, सीरत भी बड़ी प्यारी लगी। धीरे धीरे वह मेरे और करीब आती गई। जो भी ड्यूटी उसे सौंपी जाती थी, बहुत ईमानदारी से, निष्ठा के साथ मैं उसे पूरा करती थी। मुझे उसकी यही बात बहुत अच्छी लगती थी। अब शादी कर लो अपर्णा, तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक है। एक दिन मौका देखकर मैंने उससे कहा, उम्र तो 5 साल पहले ही हो गई थी दीदी, अब तो तलाकशुदा हूँ और दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नजरें नीचे किए हुए वह मुझसे बोली। उसकी बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझे तो लगता ही नहीं था कि वह शादीशुदा है। इतने दिनों से हम दोनों के बीच बातें तो बहुत होती थीं, पर मैंने कभी उसके परिवार के बारे में पूछा ही नहीं और उसने भी कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं की। वैसे भी वह मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे घर परिवार के बारे में पूछना कुछ अजीब सा ही लगता था। हम दोनों के बीच अधिकांशतः औपचारिक बातें ही हुआ करती थीं। जब कभी फुर्सत में बैठते थे तो कॉलेज से संबंधित पढ़ाई लिखाई की बात अथवा राजनीति और सामयिक विषयों पर चर्चा कर लेते थे। अधिकतर वह अपनी लैब में बच्चों के साथ व्यस्त रहती और मैं भी परीक्षा कक्ष में बैठकर परीक्षा संबंधी कार्यों को करती रहती थी। समय मिलने पर वह मेरे पास परीक्षा कक्ष में आकर बैठ जाती थी। मुझे काम करते देख वह कहती, दीदी आप खाली पीरियड में भी कुछ न कुछ करती रहती हैं, मुझे भी कुछ बताइए, मैं भी आपका सहयोग करूंगी। अरे तुम अपनी क्लास पर ध्यान दो, 1-2 महीने बाद ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराओ। मालविका के ट्रांसफर पर चले जाने के बाद 2 महीने तक तो उनकी पढ़ाई हुई ही नहीं। अब तुम आ गई हो तो उन्हें अच्छे से तैयारी करा दो। तुम्हारे थोड़े से परिश्रम से बच्चों का भविष्य बन जाएगा। उस दिन घर आकर भी मैं अपर्णा के ही बारे में ही सोचती रही। कहीं से भी नहीं लगता था कि वह तलाकशुदा है। एक गंभीर सी शांति तो उसके चेहरे पर नजर आती थी, परंतु वह अपने अंदर इतना दुख समेटे हुए है, ये नहीं पता था। कई बार किसी के साथ ऐसा भी घटित हो जाता है जो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। अपर्णा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
इतनी अच्छी नीयत और सुलझे हुए चरित्र वाली अपर्णा तलाकशुदा है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने उस दिन तो अपर्णा से इस विषय में कुछ नहीं पूछा, परंतु उसका तलाक क्यों हुआ, क्या कारण था, ये जानने की मेरी उत्सुकता बनी रही। जब से मुझे ये पता चला कि अपर्णा तलाकशुदा है, मेरे मन में उथल-पुथल मची हुई थी। मैं जल्द से जल्द उसके विषय में सब कुछ जानना चाहती थी। मुझे उससे छोटी बहन जैसा ही स्नेह हो गया था और मैं चाहती थी कि उससे पता करके उसकी परेशानी समझकर उसकी कुछ मदद कर दूं। 2-3 दिन हो गए मेरी उससे कॉलेज में केवल हाय हेलो ही हो पाती थी। एक साथ बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन अचानक बड़ी उदास सी वह मेरे पास आई और बोली, दीदी, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर कहा है कि मैं छुट्टी के बाद बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लूं। इतना कहकर वह चुप हो गई। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैंने कहा। बीच में काफी दिनों तक बच्चों की क्लास नहीं हो पाई थी। सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहा होगा। मैं समझ गई थी। वह छुट्टी के बाद अकेले नहीं रुकना चाहती थी। उसकी परेशानी भाप मैंने कहा, तुम कल से एक्स्ट्रा क्लास लेना, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। मेरी बात सुनकर वह बच्चों की तरह मेरे गले से लिपट गई। दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। मेरी परेशानी बिना बताए ही समझ गईं। हम दोनों छुट्टी के बाद कॉलेज में रुकने लगीं। एक्स्ट्रा क्लास के बाद में हम दोनों एक साथ ही घर जाती थीं। उसका घर मेरे रास्ते में ही पड़ता था। मैं उसको छोड़ते हुए अपने घर चली जाती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, अपर्णा, आज मेरे घर चलो, मेरा घर देख लेना, कभी ज़रूरत पड़े तो आ सकती हो। वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। घर आकर हम दोनों ने साथ ही खाना खाया और फिर बैठकर आपस में बातें करने लगी। मेरे दोनों बच्चे अभी कॉलेज से नहीं लौटे थे और पतिदेव ऑफिस में थे। वो शाम को आते थे। बैठे बैठे अचानक वह बोली, दीदी, आप जानना चाहती थी कि मेरा तलाक क्यों हुआ? हाँ अपर्णा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कुछ देर हम दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर उसने बताया कि उसके पति को पागलपन के दौरे पड़ते थे। शादी के समय यह बात उनसे छुपाई गई थी। ससुराल पहुंचकर कुछ दिनों बाद उसे यह बात पता चली तो उसके होश उड़ गए। ये बताते हुए वह रो पड़ी। सोचा था जैसे तैसे निभा लूंगी। इस बारे में मेरे बड़े भाई को पता चला, जो यूएस में रहते हैं। कुछ दिन की छुट्टियां लेकर इंडिया आए। उन्होंने दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में मेरे पति को दिखाया। वहां उनका इलाज भी चल रहा था। वो कुछ कुछ ठीक होने लगे थे, परंतु उनके परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे ससुर तो मेरे पति को जरा सी बात पर लोहे की छड़ से पीटते थे, जैसे वह चाहते ही नहीं थे कि उनका बेटा ठीक हो। मेरी सासू माँ ने कभी भी डटकर उनका विरोध नहीं किया। वह कुछ बोलने को मुंह खोलती तो ससुर जी उन्हें भी गाली गलौज करके चुप करा देते थे। वह निरीह लाचार सी यह सब देखती रहती थी। मेरे बड़े भाई ने बहुत कोशिश की। कुछ दिनों के लिए मेरे पति आशीष को अपने साथ ले आए, परंतु ससुर जी इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। कुछ दिन इंडिया रहकर बड़े भाई यूएस वापस चले गए। आखिर कितने दिनों तक हमारे साथ यहाँ रहते। अब घर में केवल माँ और छोटा भाई ही बचा था। पापा जी पहले ही हार्ट अटैक से चल बसे थे। मेरी शादी उन्होंने बड़े अरमानों के साथ में धूमधाम से की थी। अपनी इस इकलौती बेटी के विवाह में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरा परिवार बहुत खुश था, परंतु जब उन्हें आशीष के पागलपन के विषय में पता लगा तो उन्हें बहुत सदमा लगा। इस सब के लिए वह अपने को ही दोषी मानने लगे थे। उनकी मौत ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि विधाता ने मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मुझे ही भोगना है। कहते कहते अपर्णा बहुत रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया, पानी पिलाया। कुछ देर तो वह शांत बैठी रही, पर जैसे आज वह मुझे सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी। वो पुनः बोली, दीदी, प्रतिदिन ससुर का व्यवहार पति के प्रति उग्र होता जा रहा था और इसका परिणाम यह था कि उन्हें और अधिक पागलपन के दौरे पड़ने लगे। एक रात तो ससुर ने उनको इतना मारा कि वो घर से ही भाग गए। कई दिन बीत गए पर वह नहीं लौटे। सभी रिश्तेदारी में उनकी खोज खबर ली गई, परंतु कहीं भी सुराग नहीं लगा। बड़े भाई ने कहा कि समाचार पत्र में सूचना निकलवा दो और थाने में भी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दो, परंतु ससुर ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और सासू माँ दोनों ही प्रतिदिन उनके लौटने का इंतजार करती रही।
दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती कि जल्दी ही वह लौट आए, पर शायद विधाता भी हमसे नाराज थे और मैं इंतजार कर लेती। परंतु इसी बीच कुछ ऐसा घट गया कि मैंने अपने घर वापस आ जाना ही बेहतर समझा। अपर्णा रुंधे स्वर से बोली। मैंने पूछा, क्या घट गया था ऐसा? अपर्णा अपने बारे में सुनाती जा रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। मन ही मन सोच रही थी, पति को पागलपन के दौरे, फिर पति को पिटते देखना, कितना सहा होगा इस लड़की ने। वो आगे बोली, साल भर मैं वहां पर रही, पर मेरी गोद सूनी रही, इसलिए ससुर जी मुझे गलत निगाह से देखने लगे और मजबूर करने लगे। वंश चलाने की चिंता उन्हें सताने लगी। मैं उनके इकलौते बेटे की पत्नी जो थी। क्या? उसकी बात सुनकर मैं चौंकी। वंश चलाने वाली बातें अक्सर महिलाओं के मुंह से तो सुनी हैं, पर एक आदमी वंश के बारे में चिंता करने लगे, ये मैं तुमसे सुन रही हूँ। ओह, तुम्हारे ससुर किस हद तक गिर चुके थे? तुम्हारी सासू माँ को इस बारे में पता था क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहा? हाँ दीदी, मेरी सासू माँ को इस बारे में पता चल गया था। उन्होंने इसका विरोध भी किया। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। अगर वह ना होती तो मैं उस नरक से बचकर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मेरे ससुर को सीधे सीधे समझाया, परंतु जब वह नहीं माने तो उन्होंने धमकी दी थी कि यदि वह अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे तो वह पुलिस को खबर कर देंगी। पुलिस के डर से ससुर ससुर जी शांत हो गए थे। वह अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सके। बाद में मैं समझी कि वह मेरे पति को छड़ से क्यों पीटते थे। मेरे पति मंदबुद्धि थे और कभी कभी उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। ससुर जी उनके साथ बर्बरता का व्यवहार करके उन्हें और अधिक लाचार और विक्षिप्त बनाकर पागल खाने में भेजना चाहते थे। इसकी नौबत नहीं आई, इससे पहले ही वह घर से भाग गए। ससुर जी के बहुत विरोध करने के बावजूद सासू माँ ने मुझे मेरे मायके भेज दिया। इस तरह से मैं वहां से निकल सकी। आपको एक बात बताऊं दीदी। क्या? दीदी, आशीष मुझे बहुत प्यार करते थे। भले ही उनको पागलपन के दौरे पड़ते हों, परंतु वह इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। वास्तव में तो मैं ही नहीं चाहती थी कि मेरी गोद भरे, इसीलिए दवाई का सेवन करती रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पति के पूरी तरह ठीक होने से पहले मेरा परिवार बढ़े। अब सोचती हूँ कि यदि मैं ऐसा ना करती तो क्या पता आज किस हाल में होती। क्या बच्चे के साथ मैं घर छोड़ पाती? कई बार ईश्वर भी सही समय पर सद्बुद्धि दे देता है। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। आखिर कुछ लोग इतने स्वार्थी और धोखेबाज क्यों होते हैं? पागल बेटे के साथ इस हंसती खेलती भोली भाली लड़की को बांधकर बेचारी का जीवन तबाह कर दिया। ये सब मैंने टीवी सीरियल और कहानियों में तो देखा पढ़ा था, परंतु आज अपर्णा के मुख से वास्तविक घटना में घटित होते हुए सुन लिया। अपर्णा बोलती जा रही थी। 2 वर्ष तक मैं नौकरी की तलाश करती रही। अब 2 वर्ष नौकरी करते हुए हो गए हैं। मन को थोड़ा तसल्ली है कि किसी पर बोझ नहीं हूँ। दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा क्या? सोचा था और कई जगह से बात भी चली, परंतु आगे नहीं बढ़ पाई। दीदी, ये तलाकशुदा का ठप्पा इतना घिनौना है कि सोने की कीमत भी मिट्टी के भाव हो जाती है। मेरे माता पिता ने मुझे एमएससी बीएड कराया, उसके बाद ही मेरी शादी की थी। ससुराल में नर्क भोग कर वापस आई तो साल भर में ही मैं मिट्टी हो गई। मेरे पिता की उम्र के विधुर के रिश्ते भी आने लगे, जिनके अपने बच्चे ही मेरी उम्र के थे और मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। कभी कोई भी कभी हाथ पकड़ कर ले जाए, इतनी सस्ती हो गई मैं कि किसी को भी हासिल हो जाऊं। इतनी लाचारी की हर कोई तरस खाए। मेरे पिता मेरी यह दुर्दशा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हर समय मेरे बारे में ही सोचते थे। मेरे ससुराल वालों ने उन्हें धोखा दिया था। एक दिन सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वह उसी में चल बसे। अपर्णा के मुख से ये सारी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया था कि जीवन इतना भी सरल नहीं है। कुछ लोग छोटी सी उम्र में ही कितना कुछ भोग लेते हैं। इसके आगे पूरा जीवन पड़ा है, कैसे बिताएगी? अपर्णा मुझसे सहानुभूति पाकर अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देना चाहती थी। वह नम आंखों से कहती जा रही थी और मैं सुनती जा रही थी। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। दोनों बच्चे कॉलेज से लौट आए थे। पति के भी आने का समय हो रहा था। अपर्णा बोली, दीदी अब मैं चलती हूँ, बातों बातों में बहुत देर हो गई। मेरी वजह से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जीजा जी से फिर कभी मिल लूंगी, कहकर वह उठ गई। मैंने सुना था कि खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, कटता तो आखिरकार खरबूजा ही है। सही बात है। पुरुष स्वयं पत्नी का त्याग कर दे या पत्नी किसी कारणवश पति को त्याग दे,
तलाकशुदा का ठप्पा स्त्री को ही लगता है, पुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ समय बाद ही पुरुष दोष तो नगण्य हो जाता है, स्त्री इस बोझ को ढोती है। अपर्णा चली गई थी, परंतु पीछे बहुत से प्रश्न मेरे मन में छोड़ गई थी। अकेले कैसे काटेगी ये अपना जीवन? क्या ये दूसरे विवाह के लिए तैयार होगी? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आसान नहीं है अपर्णा को दूसरे विवाह के लिए तैयार करना। अपर्णा का रूप रंग, पढ़ाई लिखाई, मधुर स्वभाव देखकर विचित्र सी पीड़ा होती थी। कुदरत ने अपर्णा के साथ ऐसा उपहास क्यों किया, सोचकर मन उद्वेलित हो उठता। अपर्णा कभी कभी मेरे साथ घर आ जाती थी। एक दिन हम दोनों लॉन में बैठे हुए थे। कुछ दिनों से वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। मैंने उसे चिंतित देखकर कहा, अपर्णा, देख रही हो, इस लॉन में दोनों तरफ मैंने एक साथ पौध लगाई, खाद डाली, लगातार इन पौधों की सेवा कर रही हूँ। फिर भी एक तरफ के पौधों में फूल हैं तो दूसरी तरफ के बिना फूलों के। जानती हो क्यों? वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं थी, अतः मौन रहकर सुनती रही। मैं फिर बोली, देखो, इस तरफ के पौधों पर धूप आती है और धूप संघर्ष का प्रतीक है, इसलिए ये पौधे फूलों से लदे हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उसका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। हर इंसान को जीवन में संघर्ष का मुस्कान के साथ स्वागत करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे 5 वर्ष कितने संघर्ष में बीते हैं और आगे भी ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा कुछ पता नहीं। जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली थी। मैं परीक्षाओं की तैयारी में लग गई थी। इधर अपर्णा भी बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त थी। जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाली थी। उसमें बताया कि उसे परीक्षा की तिथि मिल गई है। 2 दिन बाद ही प्रयोगात्मक परीक्षा है। वह मुझसे बोली, दीदी, परीक्षा वाले दिन क्या आप छुट्टी के बाद रुक जाएंगी? पता नहीं कितना समय लगे। परीक्षक ने कहा है कि वह उसी दिन सारे बच्चों की परीक्षा लेना चाहते हैं। अपर्णा के साथ रहते हुए उसके मन के भावों को मैं अच्छी तरह से समझने लगी थी। वह छुट्टी के बाद मैं अकेले किसी भी पुरुष शिक्षक के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगी। परीक्षा वाले दिन मैं उसके साथ रुक गई। परीक्षा अच्छी तरह संपन्न हो गई। एक दिन छुट्टी के बाद अपर्णा से कोई मिलने आया। अपर्णा उस समय एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी, इसलिए वह मुझसे ही बात करने लगा। उसने बताया कि अपर्णा की मौसी के साथ उसकी जान पहचान है। उन्होंने अपर्णा के लिए एक रिश्ते की बात चलाई थी, उसी के सिलसिले में वह बात करने आया है। उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। अपर्णा का भी अपना घर हो, ये इच्छा कहीं गहरी मन में समा चुकी थी। उसके भावी पति के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई। मैंने पूछा, क्या काम करता है लड़का? जी, शिक्षा विभाग में है। अच्छा वेतन है, ऊपर से काफी कमा लेता है। कुमारा है? मैंने पूछा। तलाकशुदा है, कुछ महीने ही हुए हैं। पत्नी दिमागी तौर पर अस्वस्थ थी, अपनी मनमर्जी करती थी, किसी का कहना नहीं मानती थी। बड़ी मुश्किल से ले देकर छुटकारा मिला है। क्लास खत्म करके जब अपर्णा आई तो उसने उसके साथ भी पूरी बात की। अपर्णा उसकी बात सुनती रही, कोई जवाब नहीं दिया। उसके चले जाने के बाद मैंने अपर्णा को कुरेदा। अपर्णा ने गर्दन हिलाकर नकारात्मक भाव दर्शाया। मैंने कहा, एक बार मिलकर देखने में क्या हर्ज है अपर्णा? वो बोली, 40 साल का आदमी है वह, और तलाक एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। 2 औरतें जिसे छोड़कर चली गईं। क्या पता उसके साथ तीसरी की भी निभ सके या ना निभ सके। मौसी कई दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं इससे बात करके देख लूं। मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की तो वह खुद ही मुझसे बात करने यहाँ तक चले आए। मौसी मेरा बुरा नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी दोबारा मेरा घर बस जाए, परंतु मेरा भी तो अपना जीवन है। कैसे आंखें बंद करके किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लूं? उनका मानना है कि अभी तो मेरी उम्र है, कुछ दिन बाद दूसरा विवाह भी मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं पहाड़ जैसा जीवन कैसे अकेले बिता पाऊंगी? दीदी, आप ही बताइए, क्या जिन लड़कियों का विवाह नहीं होता है उनका जीवन नहीं कटता? मैंने उसे समझाया, अपर्णा, तुम्हें क्या पता उनके जीवन में कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं। उनसे बात करके देखो, तब उनकी व्यथा पता चले। तुम खुद देखो, क्या तुम सारी उम्र अकेले रहकर काट सकती हो? माँ तुम्हारा कब तक साथ देंगी? छोटे भाई और बड़े भाई की अपनी गृहस्थी होगी। या तो तुम उनके साथ रहो, और फिर इसकी भी क्या गारंटी कि उनके साथ में सामंजस्य बिठा पाओगी या नहीं। सुनकर वह चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, मुझे समझ नहीं आता कि आंखें बंद करके कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूं। लगता है अब आगे का जीवन तो अकेले ही बीतेगा दीदी।
5 सालों में ना जाने कितने लोगों को आजमा चुकी हूँ। लोग मेरे ऊपर तरस खाते हैं या फिर मुझ पर एहसान जताते हैं। तलाकशुदा ऐसा शब्द है जो पूरी तरह मारता भी तो नहीं, धीरे धीरे ये जहर सारी उम्र मारेगा मुझे। समाज और परिवार के लोग तरह तरह के ताने देते हैं। कहते हैं शादी किस्मत का खेल है और तुम्हारी किस्मत ही खराब है। क्या पति से तलाक होने का मतलब है कि अब औरत का जीवन बेकार हो गया? क्यों मुझे हर समय यह बताने की कोशिश की जाती है कि साथी के साथ जीने अथवा मरने के अलावा किसी महिला का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। महिलाओं की अपनी कोई वैकल्पिक दुनिया नहीं है। महिलाओं का पूरा जीवन पुरुष और परिवार की जरूरत को पूरा करने के इर्द गिर्द ही रह जाता है। तुम ठीक कह रही हो अपर्णा, परंतु समाज की इस व्यवस्था को बदलना इतना आसान भी तो नहीं है। माँ और भाई कब तक तुम्हारा साथ देंगे? दोनों भाई अपनी अपनी घर गृहस्थी में रम जाएंगे और फिर तुम्हें कौन देखेगा? माँ का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दें। फिर तुम किसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहोगी कि ये मेरा है? माँ या भाई तो अभी भी मेरे साथ नहीं है। पिताजी के गुजर जाने के बाद से माँ तो गुमसुम ही रहती हैं। बड़े भैया यूएस में हैं और छोटे को भी अभी इतनी समझ नहीं है। वह अभी आपकी अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता है। दीदी सच पूछो तो मुझे देखने वाला आज भी कोई नहीं है। अकेलापन काटने को नहीं दौड़ता क्या? काटने को दौड़ता है दीदी। भला कौन है जो मेरी तरह उजड़ा रहना पसंद करेगा? बाहर निकलती हूँ तो लोगों की घूरती हुई नजरें जैसे मुझे अंदर तक तार तार कर देती हैं। मगर मैं करूँ भी तो क्या? क्या स्वाभिमान और विवेक ताक पर रख कर एक पत्थर की तरह जीना शुरू कर दूं? 2 साल पहले बुआ ने भी एक रिश्ता सुझाया था। वह विधुर और 2 बच्चों का पिता था। उसकी पहली मांग यही थी कि नौकरी छोड़ दूं। वह मैंने नहीं मानी और अपनी रोजी रोटी भी छोड़ दूं तो फिर आगे का क्या पता। उसकी उजड़ी गृहस्थी में रस बस बच पाऊंगी या नहीं। उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझे स्वीकार कर भी पाएंगे या नहीं। बस यही सोचकर मैंने मना कर दिया तो बुआ को बहुत बुरा लगा था। काफी दिनों तक तो उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। अब वह केवल राजी खुशी ही पूछ लेती हैं, वो भी तब जब मैं खुद उनसे बात करती हूँ। जिस तरह बुआ नाराज हो चुकी हैं वैसे ही अब मौसे भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। साथ ही माँ भी नाराज होंगी सो अलग। धीरे धीरे सभी कट गए हैं मुझसे। एक तरह से वह बहुत सही कह रही थी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। कॉलेज में वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। मध्यांतर में सभी खाने पीने और गपशप करने में व्यस्त थे। अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी थीं, इसलिए बच्चे भी निश्चिंत होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। किसी को भी क्लास लेने की जल्दी नहीं थी। प्रिंसिपल साहब ने भी थोड़ी छूट दे रखी थी। तभी अचानक अपर्णा मेरे पास आकर बोली, दीदी घर से छोटे भाई का फोन आया है। माँ की तबीयत खराब है, मुझे वहां जाना होगा। तुम अभी प्रिंसिपल साहब से जाकर मिल लो। मैं अभी तुम्हारे पास आकस्मिक लीव तो बाकी होंगी ही। हाँ, 6 छुट्टियां पड़ी हैं। तो फिर घर जाओ और जाने की तैयारी करो। 2-4 दिन के लिए वहां रुक जाना जब तक माँ की तबीयत ठीक ना हो। लौटना मत। उसको घर जाने का अवसर मिल रहा है, ये सोचकर मुझे खुशी हो रही थी। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह लेगी तो उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। अपर्णा घर चली गई थी और 5 दिन बाद लौटी। आकर उसने बताया कि माँ को कई दिनों से बुखार आ रहा था। दवा लेती थी तो उतर जाता था, ना लेने पर फिर से हो जाता था। डॉक्टर को दिखाया तो टाइफाइड निकला। दवा लेने पर अब पहले से ठीक हैं, पर कमजोर बहुत हो गई हैं। मैंने घर का काम करने के लिए एक मेड का इंतजाम कर दिया है। उन्हें सख्त हिदायत देकर आई हूँ कि जब तक ठीक ना हो कोई काम मत करना। बड़े भैया को भी खबर कर दी थी। उन्होंने माँ के इलाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी भिजवाए हैं। अपर्णा, क्या मौसी ने उन्हें बताया कि तुमने उनके भेजे हुए रिश्ते को मना कर दिया है? पता नहीं दीदी, इस बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। शायद मौसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। अभी मैंने भी बताना उचित नहीं समझा, परंतु जब उन्हें यह बात पता लगेगी तो बहुत दुखी होंगी। मुझे देखकर वह अक्सर ही उदास हो जाती हैं। कहती हैं, बेटा हर समय मुझे तेरी चिंता रहती है। मेरे जीते जी तू अपनी गृहस्थी बसा ले तो मैं शांति से मर सकूंगी। मैंने उनसे कहा, माँ एक बार मैंने गृहस्थी बसाकर देख ली है, अब दोबारा ये सब सहने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं जब लौटने लगी तो बड़ी निरीह नजरों से मुझे देख रही थी। आखिर माँ है ना, अंदर ही अंदर घुट रही थी। बेटी का दुख उन्हें सता रहा था। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपर्णा के विवाह के लिए अखबार में विज्ञापन दे दिया जाए। मैंने अपने मन की बात अपर्णा से कह दी। अपर्णा, अखबार में विज्ञापन देकर देखें। वह कुछ नहीं बोली तो मेरी हिम्मत आगे बढ़ी और मैंने कहा,
अखबार में देकर देखते हैं, अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत है। ज़रूरत भी हमें एक दूसरे से बांधती है। एक दूसरे की ज़रूरत बनकर भी तो जिया जा सकता है। कुछ पल के लिए अपर्णा मेरी ओर ताकती रही, फिर उसने हामी में सिर हिला दिया। हम दोनों ने मिलकर विज्ञापन के लिए अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखकर तैयार कर ली। दूसरे ही दिन एक ख्याति प्राप्त अखबार में विज्ञापन दे दिया। एक सप्ताह बाद जवाब में पत्र आने शुरू हो गए। हम दोनों फुर्सत में बैठकर उन्हें पढ़ती और फिर उन पर विचार करती थीं। अधिकांश पत्र विधुर के ही होते थे। कोई उम्र में बड़ा होता तो किसी के बच्चे अधिक होते, कोई नौकरी छोड़ने की बात कहता तो कोई शादी करके विदेश में बसने की बात करता। अभी तक तो कोई पत्र ऐसा नहीं आया था जिस पर विचार किया जाता। एक दिन एक पत्र पर मेरी नज़र अटक गई। लिखा था, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके। घर में सौतेली माता और सौतेले भाई बहन से दुखी मैं एक एमए बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए प्रतीक्षारत हूँ। मैंने अपर्णा से कहा, ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। दोनों की एक ही टीचिंग लाइन में जॉब हो जाएगी, जोड़ी अच्छी जमेगी। वह हंसकर बोली, अभी नौकरी की तलाश में है और उम्र में भी मुझसे कम है। मैंने कहा, क्वालिफाइड तो है, नौकरी भी मिल जाएगी, और रही बात उम्र की तो 2-4 साल का अंतर कोई मायने नहीं रखता। आजकल तो कमाऊ लड़कियां उम्र में बड़ी हों तो भी पुरुष विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा, अपर्णा को यदि यह पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, और भी पत्र आ रहे हैं, कोई ना कोई ढंग का रिश्ता मिल ही जाएगा। 2-3 सप्ताह ऐसे ही गुजर गए। तभी एक दिन वह मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गई। बहुत परेशान थी, हाथ में एक अंतर्देशीय पत्र पकड़े हुए थी। अखबार में जो विज्ञापन दिया था उसमें उसने मेरा पता दे रखा था। रिश्ते के संबंध में पत्र मेरे पास ही आते थे। फिर ये क्या था? विज्ञापन का जवाब तो नहीं हो सकता। मैंने पूछा, क्या बात है अपर्णा, बहुत परेशान लग रही हो? क्या घर से कोई पत्र आया है? माँ की तबीयत तो ठीक है? वह बोली, हाँ सब ठीक है, परंतु फिर भी मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ छिपा रही है। बताओ ना, क्या बात है? मैं पत्र के विषय में कुछ पूछती, इससे पहले ही उसने वह पत्र मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने पत्र खोला और पढ़ने लगी। किसी लड़के का पत्र लिखा था, जिसका मजमून यह था कि वह अपर्णा को बहुत पसंद करने लगा है। यदि अपर्णा जानना चाहती है कि वह कौन है तो अगले सप्ताह में क्रमशः गुलाबी रंग की साड़ी, हरे चेक वाली साड़ी, क्रीम कलर की फूलों वाली साड़ी, पीला बेस और काले बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर आएगी तो वह समझेगा कि वह उससे मिलना चाहती है। तो वह सामने आकर मिलेगा। बाकी बातें मिलने पर होंगी। पत्र में ऊपर की तरफ अपर्णा का ब्लैक एंड वाइट फोटो भी प्रिंट था और पूरा पत्र टाइप किया गया था। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा था। पत्र पढ़कर मैं हैरान रह गई। ये कौन हो सकता है? अपर्णा, क्या तुम इसे जानती हो? नहीं तो पता नहीं कौन है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। अब तो मैं यह साड़ियाँ भूल कर भी नहीं पहनूंगी। ये फोटो उसके पास कैसे आया मुझे नहीं पता। कहीं अपने स्टाफ में तो कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रहा हो? राइटिंग पहचान ना आ जाए इसलिए टाइप किया है। मैंने शंका जताई। ऐसा लगता तो नहीं है दीदी, परंतु आप यहाँ पर पहले से काम कर रही हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा हो जो इस तरह की हरकत कर सके? यही तो मैं सोच रही हूँ अपर्णा। ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं लगता। अपने स्टाफ में तो वर्षा और सुष्मिता भी हैं जो अभी अविवाहित हैं। उनके साथ कभी ऐसी घटना घटित नहीं हुई। यदि कुछ हुआ होता तो पता चलता। इस तरह की बातें कभी छिपती नहीं हैं, पता चल ही जाती। सभी पुरुष अध्यापक शालीन और सुसंस्कृत हैं। किसी ने कभी असभ्य व्यवहार नहीं किया है, इसलिए अपने स्टाफ में तो कोई नहीं हो सकता। ये कोई बाहर का ही पुरुष है। कौन हो सकता है? उस एक पत्र ने अपर्णा के मन में हलचल मचा दी थी। अब हम दोनों ही उस पुरुष का पता लगाने की कोशिश में थी। कुछ दिन पहले सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी युवक का पत्र रिश्ते के लिए आया था। मैंने अपर्णा से उस पर विचार करने के लिए कहा। अपर्णा बोली, दीदी लगता है अब तो मुझे जैसा भी रिश्ता मिलता है उसी से संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में अकेले रहकर जीवन काटना तो जैसे दूभर ही हो रहा है। यदि आप उचित समझे तो आप ही पत्र लिख दें। इस समय मैं उस अनजान को पत्र लेकर बहुत दुखी थी, जिसमें अपर्णा का फोटो भी प्रिंट था। मैंने भी अपर्णा की भावनाओं को समझते हुए स्वयं उस युवक को पत्र डाल दिया। एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तभी गेटमैन ने आकर मुझे बताया कि आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने उसको कहा, स्टाफ रूम में बैठा दो, मैं अभी क्लास खत्म होने पर आती हूँ। पीरियड खत्म होते ही जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि सामने कुर्सी पर एक सुंदर सा युवक बैठा है। पास पहुँचकर मैंने कहा, जी कहिए, क्या चाहिए आपको? आपसे मिलना चाहता हूँ। आप ही सुगंधा है ना? जी हाँ, कहिए। उसने जेब से एक पत्र निकाल कर मुझे दिया।
पहली ही नज़र में वह मुझे अपर्णा के लिए उपयुक्त वर लगा। मैं उसे कैंटीन में ले गई। अपर्णा भी वहीं पर आ गई। अपर्णा, ये सुमित है और ये अपर्णा। मैंने एक दूसरे का परिचय कराया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। कैसे बात शुरू करें, यह सोचते हुए कुछ देर सब चुप बैठे रहे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए सुमित से कहा, आप अविवाहित हैं? क्या तलाकशुदा से शादी करना पसंद करेंगे? आपके परिवार वाले विरोध तो नहीं करेंगे? वह बोला, यदि ऐसा विरोध होता तो मैं यहाँ आपसे मिलने ही नहीं आता। यदि रिश्तों के बीच में खटास पैदा होने लगे तो अलग हो जाना ही बेहतर है। अपर्णा ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तलाक को मैं एक हादसा मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अभी नौकरी तो मिली नहीं है, अपना गुजारा कैसे करते हो? मेरा मतलब, शादी जैसा कदम उठाने से पहले आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ भी जगह निकलती है मैं आवेदन करता हूँ। मेरी कई लोगों से जान पहचान भी है। नौकरी तो मुझे कभी भी मिल सकती है। तो फिर पहले नौकरी के लिए कोशिश कीजिए। पहले नौकरी फिर शादी, ऐसा ही होता है। शादी के बाद में परिवार बढ़ता है। आय का साधन जुटाए बिना आप परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? उसकी आप चिंता ना करें। नौकरी तो कभी भी हासिल की जा सकती है और फिर अपर्णा के वेतन में एक परिवार का खर्चा आराम से चल सकता है। मैंने चौंक कर उसकी बातों का अर्थ समझते हुए अपर्णा की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैं चलती हूँ दीदी, आप इनसे पूरी तरह बात कर लीजिए और यदि आपको उचित लगे तो मुझे बता दीजिए। मैं अपर्णा को जाते हुए देखती रही। फिर मैं उस युवक को देखने लगी जिसके लिए अपर्णा की नौकरी बहुत बड़ा लालच था और अपनी नौकरी करना बिल्कुल ही गैर जरूरी। मैंने कहा, इसका मतलब आप नौकरी ना करके पत्नी की नौकरी से ही संतुष्ट हैं, उसी के वेतन पर जीना चाहते हैं। पत्नी की देखभाल करना, उसे समाज में स्थान दिलाना और संतान का सुख देना भी तो पति का फर्ज है। मैं यह फर्ज पूरी तरह से निभाऊंगा। यह भी तो एक तरह की नौकरी है। वह बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहता जा रहा था। खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बेशर्म इंसान मैंने पहली बार देखा। अकेली औरत को सहारा देना क्या काम है? क्या कम है? अकेली औरत को पुरुष का सहारा चाहिए, एक सुरक्षा कवच चाहिए और वही मैं अपर्णा को दूंगा। बदले में वह मेरा पालन पोषण करेगी। उसने निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो आप एक तरह का सौदा करना चाहते हैं। जीवन का दूसरा नाम सौदा ही तो है। लेना देना ही तो जिंदगी है। इससे आगे वह कुछ और कहता मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने उससे कहा, माफ कीजिएगा, मेरा ही दोष है जो आपको पत्र लिख बैठी। आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरा सुझाव आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर फिर भी आप मेरी बातों पर गौर कर लीजिए। और हाँ, दहेज में मेरी कोई मांग नहीं है। ऐसा कहकर वह बेशर्मी से मुस्कुराया। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। जी में तो आया कि अभी इसको 2 थप्पड़ लगाकर चलता करूं, परंतु कैंटीन में तमाशा ना हो जाए ये सोचकर मैं बर्दाश्त करती रही। मेरी ओर से बात बनती हुई ना देखकर वह वहां से चल दिया। मुझसे बात करके वह इतना तो समझ गया था कि अब अपर्णा से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि उससे मिलने से पहले उसे मुझे राजी करना होगा। वो वहां से चला तो गया, परंतु जाते जाते मेरे मन में एक प्रश्न छोड़ गया था। क्या ऐसे भी नाकारा लोग होते हैं जो घर बैठकर पत्नी की कमाई पर जीवन यापन करना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी महिला के लिए शादी तोड़कर तलाक लेना बहुत ही पीड़ादायी फैसला होता है। भले ही गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा दोनों को मिलती है। अपर्णा के मन में इस समय अंतर्द्वंद चल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने तलाक लेकर सही किया अथवा नहीं। पति मानसिक रूप से बीमार थे तो इसमें उनका कोई दोष नहीं था। सारा दोष उसके सास ससुर का था। उन्होंने यह बात छुपाकर अपने बेटे की शादी उसके साथ करा दी। वह तो निभा ही रही थी, परंतु हद तो तब हो गई जब ससुर ने बेटे के पागलपन का नाजायज फायदा उठाना चाहा। असल में तो उसने तलाक इसलिए लिया था, वह ऐसे परिवार से सदा के लिए अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। घर वाले भी इसके लिए आसानी से तैयार हो गए। उसने अपनी गृहस्थी को लेकर के कितने सुंदर सपने संजोए थे, परंतु 1 वर्ष में ही सपनों का सुंदर महल ढह गया। जिस महिला की गृहस्थी उजड़ती है वह इस दर्द को समझ सकती है। दोबारा नए सिरे से गृहस्थी जमाना कितना कठिन है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। तलाक लेने वाला पुरुष अगर चाहे तो आसानी से दूसरी शादी कर सकता है, किंतु तलाकशुदा महिलाओं के लिए यह राह आसान नहीं होती है। जब किसी महिला का तलाक होता है तो वह इस कदर टूट जाती है कि दोबारा किसी भावनात्मक रिश्ते में पड़ने में उसे हिम्मत नहीं बची रहती। वह आसानी से किसी पुरुष पर भरोसा नहीं कर पाती। यही हाल अपर्णा का था। अखबार में इश्तेहार देने पर रिश्ते तो कई आए, परंतु उसे कोई भी विश्वसनीय नहीं लगा। दीदी, आज बड़े भैया का पत्र आया है। अगले महीने वह 15 दिन की छुट्टियां लेकर आ रहे हैं। कहाँ खो गई दीदी आप? उसने कहा तो जैसे मैं नींद से जागी।
मैंने देखा उसके चेहरे से खुशी टपक रही थी। आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो अपर्णा, मैं बोली। हाँ दीदी, भैया जो आ रहे हैं, अब तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। वही आकर सब कुछ संभाल लेंगे। वह एकदम से मासूम बच्चे की तरह बेफिक्री से बोली। अगले 2-3 दिन तक वह बहुत खुश थी। तभी एक दिन अचानक एक वृद्ध पुरुष कॉलेज में आकर अपर्णा के बारे में पूछताछ करने लगे। गेटमैन ने आकर प्रिंसिपल साहब को बताया तो उन्होंने उस वृद्ध को अपने ऑफिस में ही बुला लिया। प्रिंसिपल साहब की ये आदत बहुत अच्छी थी कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति स्टाफ से, किसी कर्मचारी से या शिक्षक से मिलने आता था तो वह उसे अपने ऑफिस में बिठा लेते थे। चपरासी से पानी पिलाने को कहकर अपर्णा को भी वह उन्होंने बुलवा लिया। अपर्णा, ये आपसे मिलने आए हैं, वृद्ध पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रिंसिपल साहब ने कहा। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, अपर्णा बोली। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित थे। यह उनके हाव भाव से स्पष्ट हो रहा था। जानो कि कैसे, हम आपस में पहली बार ही तो मिल रहे हैं। मैं सुनील सेंगर, रिटायर्ड बैंक कैशियर हूँ, वह बोले। श्रीमान जी, आप अपर्णा से किस संबंध में मिलना चाहते हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। प्रिंसिपल साहब बीच में ही दोनों की बातचीत को रोकते हुए बोले। प्रिंसिपल साहब को अपर्णा के तलाक के बारे में पता था, इसलिए उन्हें लगा कि ससुराल पक्ष से कोई मिलने के लिए आया है। कुछ देर बाद कहा। अपर्णा को परखने की दृष्टि से देखते हुए उस वृद्ध ने कहा, दरअसल मैं अपने दामाद को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी की शादी को 4 साल हुए हैं। बेटी और दामाद दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों का एक बेटा भी है। अचानक ही पिछले 2 महीने से दामाद के व्यवहार में बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह मेरी बेटी के प्रति अनमना सा रहने लगा। बेटी ने इसका कारण पूछा। दोनों के बीच कुछ नोकझोंक भी हुई। इसके बाद वह बेटी को मेरे पास छोड़ गया। बाद में बेटी ने बताया कि उसके वॉलेट में अपर्णा नाम की किसी लड़की का फोटो था। बहुत पूछने पर उसने पूरी बात बताई कि उसने अपर्णा को ऑफिस में एक मीटिंग में देखा था। तभी से वह उसको चाहने लगा। उसकी यह चाहत एक तरफा थी। वह अपर्णा को पाने के लिए परेशान है। पूरी बात सुनकर अपर्णा एकदम से चौंक गई। अब उसकी समझ में आया कि वह पत्र डालने वाला अनजान व्यक्ति ये था। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह बोली, इस विषय में आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे उसने पत्र डाला था, परंतु मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं स्वयं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके दामाद और बेटी के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अपर्णा, तुमसे मिलकर और बातें करके मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगी। तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ट्रांसफर यहाँ से किसी दूसरे शहर में करा लो। तुम यहाँ नहीं रहोगी तो शायद वह तुम्हें भूल जाएगा। बस यही एक उपाय है। आशा भरी नजरों से देखते हुए वृद्ध बोले। अभी तक प्रिंसिपल साहब मूक बनकर दोनों की बातों को सुन रहे थे। पूरी बात समझ में आने पर वह बोले, महोदय, आप निश्चिंत रहें। अपर्णा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये उन लड़कियों में से नहीं है जो दूसरे के बसे बसाए घर को उजाड़े। ये तो खुद ही वक्त की मारी हुई है। आज से 4 वर्ष पहले इसका तलाक हो गया है। जो इस पीड़ा से गुजर चुका हो वह दूसरे के साथ ऐसा क्यों करेगा? प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर वृद्ध काफी आश्वस्त नजर आए। बेटी, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कराने में पूरी सहायता करूंगा। कुछ पॉलिटिकल लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान भी है। उनसे कहकर तुम्हारा ट्रांसफर मनचाही जगह पर करा दूंगा। मैं 1 सप्ताह बाद फिर तुमसे मिलूंगा। कहकर वह चले गए। सुनील सेंगर अपनी पुत्री की गृहस्थी को बचाने के लिए अपर्णा के बारे में पता करके उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच गए थे। अपर्णा से मिलकर उनके बात करके वह काफी संतुष्ट हुए थे। उनके बाद उनके आने से अपर्णा की भी समस्या सुलझ गई थी। वह अभी तक अनजान पत्र को लेकर बहुत परेशान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति कौन है जिसने उसे पत्र भेजा है। अब उसके सामने पूरी स्थिति साफ हो चुकी थी। दीदी, आज मैं बहुत खुशी, उस व्यक्ति का पता लग चुका है जिसने मुझे पत्र भेजा था। उसके ससुर खुद मुझसे मिलने आए थे और वह मेरी मदद करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे पीछा छूट जाएगा। तुम्हारे बड़े भैया भी आ रहे हैं। अब तुम्हारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, मैंने मुस्कुराते हुए अपर्णा से कहा। अपर्णा ने 1 सप्ताह की छुट्टियों की स्वीकृति के लिए पहले से ही अप्लाई कर दिया था। बड़े भैया के आने पर वह भी अपने घर चली गई थी। उसने माँ को सुनील सेंगर के दामाद के विषय में बता दिया था। माँ के द्वारा जब यह घटना बड़े भैया को पता चली तो उन्होंने अपर्णा से कहा, अपर्णा, उस व्यक्ति के विषय में मुझे बताओ कि उसने तुमको कहाँ पर और कब देखा था। वो कौन है? कितने दिन हो गए इस बात को? मुझे वह पत्र दिखाओ। कल ही मैं पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं बोली,
माँ बोली, बेटा उस लड़के के ससुर अपने दामाद की इस हरकत से बहुत परेशान हैं। वह उनकी लड़की को भी तंग कर रहा है। उन्होंने अपर्णा को यकीन दिलाया है कि वह इस संबंध में अपर्णा की मदद करेंगे। वह चाहते हैं कि अपर्णा का वहां से ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाए। उनकी बातों से मुझे वह भले आदमी लग रहे हैं। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से उनकी बदनामी होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी बात मानकर अपर्णा का ट्रांसफर यहीं पर करा लो। माँ की बात सुनकर अपर्णा को भी लगा कि वह सही कह रही हैं। उसका ट्रांसफर इसी शहर में हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अपर्णा ने प्रिंसिपल साहब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया था। ट्रांसफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिले में केवल एक ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज था जिसमें प्रवक्ता जीव विज्ञान की केवल एक ही पोस्ट थी। ट्रांसफर होने पर अपर्णा यहाँ से चली जाएगी, यह सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। परंतु उसका घर उसे मिल जाएगा, वहां पर माँ और भाई के साथ वह सुख शांति से रह सकेगी। कल्पना मात्र से मन ही मन एक तरह की खुशी भी थी। अपर्णा की एक समस्या तो सुलझी सुलझी लग रही थी। अब मैं मन ही मन ईश्वर से यह प्रार्थना कर रही थी कि उसका घर भी जल्दी से बच जाए। बड़े भैया भी यही चाहते थे कि जब आए हैं तो अच्छा रिश्ता मिल जाने पर बहन का पुनर्विवाह करके जाएं। माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा था, पता नहीं कब तक शरीर उनका साथ दे। उनके बाद तो अपर्णा एकदम से अकेली पड़ जाएगी। दीदी, कल बड़े भैया माँ को लेकर यहाँ आ रहे हैं। वह सुनील जी से मिलना चाहते हैं, इसी बहाने माँ भी आपसे मिल लेंगी। मैं जब भी आपकी बातें करती हूँ वह कहती हैं कि मुझे भी सुगंधा से मिलना है। कॉलेज की छुट्टी के बाद अपर्णा ने आकर मुझसे कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी उनके दर्शन हो जाएंगे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। अपर्णा शाम के समय बड़े भैया और माँ को लेकर मेरे घर आ गई। काफी देर तक आपस में बातचीत होती रही। मैंने अनुभव किया कि वह दोनों ही अपर्णा को लेकर काफी चिंतित हैं, जिससे और मेरे मुझसे और मेरे परिवार से मिलकर दोनों ही संतुष्ट नजर आए। उन्हें खुशी थी इस अनजान शहर में वक्त जरूरत पर अपर्णा को मेरा सहारा था। 2 दिन बाद सुनील जी भी अपर्णा से मिलने आए। अपर्णा ने बड़े भैया से उन्हें मिलवाया। दोनों में बातचीत हुई। यहाँ के सांसद जी से मेरी अच्छी जान पहचान है, घर परिवार जैसा रिश्ता है। आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। वह ट्रांसफर के लिए हमारी मदद कर देंगे। सुनील जी ने कहा। बड़े भैया ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों सांसद जी से मिलने पहुंच गए। सांसद जी ने पूरी बात जानकर सांत्वना जताते हुए आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही यहाँ से ट्रांसफर करा देंगे। उनसे मिलकर बड़े भैया को भी पूरी उम्मीद थी कि यह मुलाकात सकारात्मक हुई है, अतः नतीजा भी अच्छा ही रहेगा। दूसरे ही दिन सुनील जी को घर पर आया देखकर बड़े भैया को आश्चर्य हुआ। वह कुछ कहते उससे पहले ही सुनील जी ने कहा, आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं आपसे मिलने इतनी जल्दी आ गया। बात ही कुछ ऐसी है, आज तो मिठाई खाकर जाऊंगा। हमारी बिटिया के भाग्य खुल गए। क्या ट्रांसफर हो गया? एकदम से भैया बोले, अब ट्रांसफर तो चुटकियों में हो जाएगा, उससे भी बड़ी बात हुई है। आप तो वहां से चले आए थे, सांसद जी ने मुझे रोक लिया था और उन्होंने अपने बड़े सुपुत्र के लिए आपकी बहन को पसंद किया है। क्या? बड़े भैया ने आश्चर्य और खुशी से बोले, उनके लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। उन्हें लगा कि ईश्वर ने उनकी मुराद पूरी कर दी है। क्या करता है वह? क्या नाम है? क्या उम्र है? क्या उन्हें अपर्णा के तलाक के विषय में पता है? एक ही सांस में उन्होंने पूछ लिया। बड़े भैया ने सांसद जी के बेटे के विषय में पूछा तो अभी बैठकर तसल्ली से सभी बात बताता हूँ। सुनील जी बैठते हुए बोले, मनोज सांसद जी का बड़ा बेटा है। उम्र लगभग 35 वर्ष है। बीए करके एलएलबी की है। अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाता है। कुछ शराब के ठेके हैं और एक फार्म हाउस और 2 रेस्टोरेंट हैं। 4 वर्ष पहले सांसद जी ने अपने बेटे का रिश्ता बड़े उत्साह से एक समृद्ध और गणमान्य परिवार से जोड़ा था। कन्या भी सुंदर और सुशील पढ़ी लिखी थी। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक रहा, परंतु बाद में दोनों में ही मनमुटाव रहने लगा। कुछ ज्यादा बढ़ गई। दोनों में आए दिन तकरार हो जाती। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। परिवार के बड़े लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु आजकल के बच्चे कहाँ समझते हैं। नौबत तलाक की आ गई। अभी 6 महीने पहले ही दोनों का तलाक हुआ है। आपकी बहन भी तलाकशुदा है। ये जानकर सांसद जी ने खुद ही मुझे भेजा है कि अगर बात बन जाती है तो दोनों की शादी कर देंगे। बड़े भैया सारी बातें सुनते रहे, फिर बोले, सांसद जी की हैसियत के हिसाब से तो हम बहुत ही छोटे आदमी हैं। उन्होंने क्या सोचकर अपर्णा का रिश्ता मांगा है? उन्होंने आपकी हैसियत नहीं, बिटिया को देखकर पसंद किया है। उन्हें ऐसी ही नेक और सरल स्वभाव की बहू चाहिए। पहले वाली बहू तो चाल चलन में ठीक नहीं थी। पैसा तो उनके पास बहुत है। उन्हें पैसे वाली नहीं, सुशील लड़की चाहिए और आपकी बहन में वह सब गुण हैं। मैं एक बार अपर्णा से बात कर लेता हूँ, फिर जैसा होगा मैं आपको जवाब दूंगा। भैया बोले, इसमें सोचना विचारना कैसा? ऐसा परिवार आपको मिलेगा नहीं। आप आंख बंद करके अपनी तलाकशुदा बहन का विवाह उससे कर दें। सांसद जी की बहुत ऊपर तक पहुंच है। वह जल्दी ही अपने शहर में ही अपर्णा का ट्रांसफर भी करा लेंगे। यदि वह नौकरी ना करना चाहे तब भी कोई बात नहीं। ये शादी हो जाए तो अपर्णा का पूरा जीवन सुख से बीतेगा। निश्चल स्वभाव वाले बड़े भैया ने मन ही मन सोचा कि कह तो ठीक रहे हैं, फिर भी परिवार के बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अपर्णा से पूछा तो वह बोली, भैया आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। आप जैसा करेंगे वह मेरे लिए सही ही होगा।
बड़े भैया की छुट्टियां समाप्त हो रही थी, इसलिए वह जल्दी में ही रिश्ता तय करके यूएस वापस चले गए थे। 3 महीने बाद विवाह का शुभ मुहूर्त था, इसलिए भैया ने सोचा कि वह तभी छुट्टियां लेकर सपरिवार आएंगे और अपर्णा का पुनर्विवाह करके चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही पता चला कि सांसद जी का बेटा बहुत बिगड़ा हुआ और शराब का भी आदी है। उसकी पत्नी तो बहुत अच्छी थी, परंतु वह अक्सर ही रात में देर से घर आता था। दिन में भी वह दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। एक सभ्य परिवार की लड़की कैसे इसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसी कारण उसका पहली पत्नी से तलाक हुआ था। अपर्णा को जब यह बात पता लगी तो उसने बड़े भैया को बताया। बड़े भैया ने रिश्ते के लिए तुरंत ही मना कर दिया। इस घटना से अपर्णा का मन बहुत ही आहत हुआ। अच्छा हुआ विवाह से पहले ही सब कुछ पता चल गया। अपर्णा एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने से बच गई। एक दिन सहसा अपर्णा के शब्दों ने मुझे चौंका दिया। दीदी, मुझे लगता है कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है। यह उसी का फल है जो पग पग पर मुझे ठोकरें मिल रही हैं। किसी के हाथ से अपना हाथ झटक कर छुड़ाया था, तभी तो अब बार बार लहूलुहान हो जाती हूँ। कोई था जिसे मेरी बहुत जरूरत थी, जो हर तरफ से डर कर बच्चे की तरह मेरी गोदी में छिपना चाहता था। बहुत चाहता था मुझे। एक बालपन की अवहेलना की थी मैंने, शायद उसी का फल भोग रही हूँ। दीदी, भाग्य पर विश्वास है ना तुम्हें? पहले मैं यह सब नहीं मानती थी, परंतु अब मुझे भी ये होने लगा है। मुझे लगता है अब अपना अपना भाग लेकर पैदा होते हैं सब। संसार में सबका अपना अपना हिस्सा होता है। मेरे हिस्से का मुझे मिला तो मुझे उसे ठुकराना नहीं चाहिए था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, मैंने अपर्णा से कहा। अब कैसे समझाऊं आपको, कहकर तनिक मुस्कुरा दी अपर्णा। दीदी, कस्तूरी की सुगंध मृग को बावला बना देती है और वह सुगंध उस सुगंध की तलाश में इधर उधर भटकता है, परंतु वास्तव में कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है। उसी तरह जिस सुख की तलाश में इंसान इधर उधर भटकता है, वास्तव में वह सुख उसके हृदय में ही बसता है। अपर्णा के मुख से यह सब सुनकर मैं अचंभित थी। इतनी कम उम्र में उसको इतना कटु अनुभव हो गया था। सही बात है, ठोकर खाकर मनुष्य कच्ची उम्र में ही पक जाता है। 2-3 दिन बाद अपर्णा छुट्टी पर चली गई। 1 सप्ताह बाद लौटी तो वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की आभा बढ़ मांग में भरे चुटकी भर सिंदूर पर मेरी नजर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मेरी नजरों का अभिप्राय समझ कर नीचे गर्दन झुकाकर वह शालीनता से मुस्कुरा दी। मैंने दूसरी शादी कर ली है दीदी। क्या? किससे? कौन है वह? अचानक ही फैसला कर लिया। पहले तुमने कभी नहीं बताया। ढेर सारे प्रश्न एक साथ मेरे मुंह से निकले। दीदी, ये वही इंसान है जिसने मुझे बहुत प्यार किया था, जो मुझे पाकर आत्मविश्वास से भर जाता था। खुद असहाय होते हुए भी जिसने एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी मेरे चारों तरफ। दीदी, बचपन में मेरे पास एक गुड़िया थी, मुझे बहुत प्रिय थी। कीमती वस्तु की तरह मैं उसे बहुत संभाल कर रखती थी। ठीक उसी तरह मैं भी एक कीमती खिलौना थी उसके लिए, जिसकी सुरक्षा करना उसका जुनून था। उसी भोले इंसान के लिए मेरे मन की अछूती भावनाएं समर्पित हुई थी। वह बालक की तरह मेरी गोद में सिमट जाता और कभी बलिष्ठ पुरुष के समान मुझे ऐसा बांध लेता कि मैं हार जाती। वह मेरा पूर्व पति है दीदी। मैं हिम्मत करके उससे मिलने गई थी। पिता की मृत्यु के बाद वह और उसकी माँ अकेले रह गए थे। यह सुनकर मैं अवाक सी अपर्णा को देखने लगी। मुझे देखकर वह भावुक होकर बच्चे की तरह रोने लगा। दीदी, 5 वर्ष के अंतराल के उपरांत भी उसका प्यार मेरे प्रति तनिक भी कम नहीं हुआ था। तलाक के कानूनी दांव पैंच उसके मासूम मन को कभी समझ में ही नहीं आए, और ना ही उसे यह समझ है कि मुझे छूना अब उसके अधिकार में नहीं आता। उसे तो बस इतना ही याद है कि उसे अपना खोया हुआ कीमती खिलौना वापस मिल गया है, जिस पर सिवा उसके और किसी का अधिकार नहीं है। दीदी, मेरी ओर बढ़े हुए उसके हाथों का अपमान मैं नहीं कर पाई। उससे मिलकर ऐसा लगा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। 5 वर्षों का संघर्ष जैसे पीछे छूट गया। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर मिल गया है दीदी। आपको याद है, मेरी नौकरी के लालच में मैं एक युवक मुझसे शादी करने आया था, कैसी कैसी बेतुकी बातें कर रहा था। आपने उस सिरफिरे को तीखा जवाब देकर लौटा दिया था। आपका उस दिन का प्रयास अनजाने में ही मुझे एक दिशा दे गया। अगर मैं अपने पूर्व पति की को ही पुनः वर्ण कर उसका सहारा बन जाऊं, जो मुझे इतना चाहता था, तो क्या बुरा है? ईश्वर ने उसे मेरे लिए ही बनाकर भेजा है। एक दिन मैंने कहा था ना कि इस संसार में सबका अपना अपना हिस्सा होता है, तो मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ दूं? लेकिन वो तो दिमागी तौर पर अस्वस्थ था ना, और यही वजह थी कि तुम्हारा उससे तलाक हो गया था। ये सच नहीं है दीदी। मेरा तलाक उसका मानसिक रोग नहीं था, अपितु मैंने उसके पिता की हरकतों से तंग आकर उस मासूम से तलाक लिया था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, सो अब उस घर में मुझे कोई डर नहीं है। वह भले ही अस्वस्थ है तो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, स्वार्थ से परे है, मेरे सिवा किसी को छूना भी अपराध समझता है। अगर मुझे किसी की जरूरत ही बनकर जीना है, तो क्यों ना एक ऐसे निरीह प्राणी की जरूरत बन जाऊं, जिसे मेरे इस समय बहुत जरूरत है, जो किसी भी स्वस्थ मस्तिष्क के स्वामी से ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा ईमानदार है। मुझ पर भरोसा करके उसकी माँ ने उसको मुझे सौंप दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ही उनका सहारा हूँ। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ। मैं उसका इलाज अब अपने तरीके से कराऊंगी। मुझे विश्वास है वह अच्छे हो जाएंगे। अपर्णा के
मुँह से ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। कितना मुश्किल है ना किसी मनुष्य के मन को समझ पाना। मन ही मन ईश्वर से यही यही मांगा मैंने कि अपर्णा का विश्वास कभी न टूटे, इसकी तपस्या सफल हो और उसका घर बस जाए। अपर्णा आत्मविश्वास से भरकर बोली, दीदी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। दीदी, संघर्षों से सबका वास्ता पड़ता है। कई बार थक हार कर मैं भी बिखर जाती थी, बीच में ही रुक जाने का मन करता था, परंतु अब मैंने संघर्षों में भी जीना सीख लिया है। कहते हैं जीवन में हारा वही जो लड़ा नहीं। मुझ में लड़ने की ताकत है, मैं हर परिस्थिति से लड़ूंगी। मैं बोली, अपर्णा बड़े भैया से भी इस विषय में बात कर लेना, उनकी राय भी जरूरी है। दीदी, मैंने अपने बड़े 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 भैया को जानती हूँ, वह मेरे फैसले पर कभी मना नहीं करेंगे। मेरी खुशी ही उनकी खुशी है। फिर भी मैंने उनसे बात कर ली है, वह भी इस फैसले से खुश हैं। वैसे भी मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ दीदी। जीवन में प्यार एक बार होता है, दूसरी बार सिर्फ समझौता। जो मेरा पहला प्यार है उसी के साथ मैंने अपना जीवन व्यतीत करने का फैसला किया है। मुझे समझौते का प्यार मंजूर नहीं। मैं आश्चर्यचकित सी अपर्णा को देख रही थी। छोटी उम्र में भी कितनी समझदार हो गई थी वो। उसने सभी संघर्षों का सामना करते हुए अपने पति का इलाज कराया। उसके प्यार और सेवा से उसके पति की हालत में काफी सुधार आ गया। उसने अपने पति की इतने मन और भाव से सेवा की कि एक दिन भगवान ने उसके पति को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया और वह अपर्णा को जी जान से चाहता है। आज उसके पहले प्यार एक बलवान स्वस्थ व्यक्ति के साथ घर बस गया है। उसका घर बसा देखकर मुझे बहुत खुशी है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ।